सीधा आपको गृह मंत्री अमित शाह को सुनवाते हैं। बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन, जो निर्णय होते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कहीं ना कहीं हम पीछे पड़े हैं। और अगर इसको हम नए सिरे से नहीं सोचते हैं तो वो सज्जन का जो बयान था, एक ग्रॉस स्टेटमेंट था, शायद हम उसको सच साबित कर देंगे। तो मेरा सबसे पहले तो आग्रह है कि इसके पूरे स्वरूप पर हमने पुनः विचार करना चाहिए। आने वाली समय की चुनौतियों के समझे बगैर हमारा जो प्लानिंग होता है वो कभी सफल नहीं होता है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि ये 10 साल में भारत विश्व का नेतृत्व हर क्षेत्र में करने के लिए आगे बढ़ रहा है। चाहे अर्थतंत्र की तालिका हो, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे रिसर्च और डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो और व्यापार की बात हो, हर क्षेत्र में इस 10 वर्ष ने भारत ने कई दशकों की कमियों को पूरा कर आगे बढ़ने के लिए कदम भी उठाया है और हमें सफलता भी मिली। और मैं मानता हूं इसके कारण हमारी चुनौतियां कम नहीं होती है, बढ़ती है। नार्को ऑफेंडर का डेटा उपलब्ध पड़ा है। 1.22 लाख ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑफेंडर का डेटा हमने इकट्ठा कर दिया है और क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर में 16 लाख अलर्ट अब तक जनरेट हो चुके हैं। अब जो कुछ भी होता है वो इसके अंदर जुड़ता जाता है। जब 3 नए आपराधिक कानून हम लेकर आए हैं, उसके पहले हमने एक प्रकार से कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, जेल और एफएसएल सबको जोड़ने की व्यवस्था बना ली है। तो एक प्रकार से अपराध से लेकर सजा कराने तक और सजा कर जेल में जाए वहां तक की पूरी चीजों को जोड़ने की प्रक्रिया हमने समाप्त कर दी। और फिर ये 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 150 साल पुराने कानून अपनी सरकार बचाने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे। उसके उद्देश्य में नागरिक केंद्र में नहीं था। नए आपराधिक जो कानून बने हैं, ये तीनों कानून के केंद्र में हमारे नागरिक की सुरक्षा और हमारे संविधान ने नागरिकों को दिया हुआ जो अधिकार है वो प्राप्त कर पाए, इसकी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करी। ये जो तीनों कानून है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी की सभी अब तक की सभी व्यवस्थाओं को समाहित कर दिया है और टेक्नोलॉजी को कानूनी जामा पहनाते वक्त ये भी ध्यान रखा गया है कि आने वाले अनेक सालों तक टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए मगर इसमें परिवर्तन नहीं करना। जैसे दस्तावेज की व्याख्या को हमने ई दस्तावेज कर दिया। अब मोड कितने भी बदलते रहेंगे मगर डेफिनेशन में ई दस्तावेज वो अपने आप अपने जगह ठीक रहेगा। इस तरह से 27 जगहों पर हमने जो व्याख्या करी है वो व्याख्या में टेक्नोलॉजी के चेंज से कानून को बदलना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में इसको समाहित कर लेगी। टेक्नोलॉजी बदलती जाएगी परंतु कानून अपना काम कर लेगा। और मैं मानता हूं कि इससे
बहुत स्पीड से न्याय मिलने की व्यवस्था होगी। हमने कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और पुलिस तीनों को लगभग 60 प्रोविजन के अंदर बाध्य बनाया है कि समय मर्यादा में अपना काम पूरा करें। 60 प्रोविजन। और जेलों को भी हमने बाध्य बनाया है कि एक निश्चित अवधि के बाद अगर ट्रायल नहीं चल रही है तो कुछ अपराध जो ज्यादा गंभीर नहीं है इसके छोड़कर जेल अधिकारी ने ही इसकी बेल के लिए पुरसीस रखनी है कोर्ट के अंदर। और हमारा प्रयास है कि संविधान दिन के पहले ये देश की जेलों में एक भी कैदी ऐसा ना हो जिसने अपनी 1/3 सजा काट ली है और अभी उसको न्याय नहीं मिला है। ऐसा एक भी कैदी नहीं। पुलिस को जवाबदेह बनाने के लिए भी ढेर सारे काम किए हैं और पुलिस को ताकत देने के लिए भी ढेर सारे काम किए। अब ये सारे खाका एक प्रकार से बनकर पड़ा है। पुलिस विज्ञान कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है? अलग अलग साइलोज में डेटा पड़ा है। क्या पुलिस विज्ञान कांग्रेस अग्नि विज्ञान कांग्रेस के पहले एआई का उपयोग कर ये सारे डेटा को एक दूसरे के साथ बात करता हुआ कर सकती है क्या? इससे जो परिणाम निकलेंगे वो परिणामों को हमारी पुलिस व्यवस्था में इसका विश्लेषण करने का एक प्लेटफॉर्म हम तैयार कर सकते हैं क्या? और उसका विश्लेषण कर अपराधों की संख्या को रोकने के लिए, अपराधों के इन्वेस्टिगेशन के लिए और त्वरित न्याय के लिए हम हमारी व्यवस्था में, प्रणाली में बदलाव कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा तभी है जब पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस तरह के इश्यू को चैलेंज के रूप में स्वीकार करे। सैकड़ों हैकाथॉन होने चाहिए समस्याओं के निवारण के लिए। एआई के जानकार एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कर साइलोज में पड़े हुए डेटा की उपयोगिता को हमने परिणाम लक्षी बनाना पड़ेगा। और इससे जो एनालिसिस आता है उसका प्रैक्टिकल विश्लेषण कर हमारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये नहीं करते हैं तो इस सारी एक्सरसाइज का इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। फायदा तो जरूर होगा परंतु इतना फायदा नहीं होगा कि जितना होना चाहिए। और ये विषय को पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चैलेंज के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपके 8 सत्र आप समाप्त कर दीजिए। बाद में मेरा बीपीआरएनडी डीजी साहब से आग्रह है कि उसके बाद जो लोग इस विषय पर अपनी इच्छा से रुकना चाहे ये लोग 3 घंटा रुककर इस पर विमर्श करें और फिर बीपीआरएनडी सबके साथ ऑनलाइन चर्चा कर इसका रोड मैप बनाए। इसमें रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी और एफएसएल यूनिवर्सिटी को भी जोड़ना चाहिए। आईटी और मैनेजमेंट इसके लिए अच्छा काम करने वाली यूनिवर्सिटियों को भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए। और इंप्लीमेंटेशन के विषय में जिन्होंने सफलतापूर्वक काम किया है, जिनको इंप्लीमेंटेशन के गुर मालूम है, ऐसे तज्ञों को भी इसमें जोड़ना चाहिए। तब जाकर ये परिणाम लक्षी बन सकता है। और मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेस भी तभी परिणाम लक्षी मानी जाएगी। आने वाले दिनों में हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं।
दुनिया के सामने चुनौतियां है, सिर्फ भारत के सामने नहीं है। इसका हल भारत ने ढूंढना चाहिए। 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कानून की रोकथाम करने वालों ने कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहना चाहिए। इस पर भी पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने चिंता करनी चाहिए। साइबर क्राइम, घुसपैठ मतलब सीमाओं का टेक्नोलॉजी से सीमाओं की सुरक्षा करना। बाड़ लगाना तो एक है जहां प्रैक्टिकली लगाएंगे, परंतु टेक्नोलॉजी से कैसे सीमा की सुरक्षा कर सकते हैं। ड्रोन का अवैध उपयोग, इसकी रोकथाम, नारकोटिक्स, इसके इन्वेस्टिगेशन में और जागरूकता में आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और डार्क नेट के दुरुपयोग के खिलाफ रोकथाम में इसका सॉल्यूशन। ये 5 क्षेत्र को भी हमने R&D में जो विश्वास करते हैं, ऐसे सभी क्षमतावान लोगों के साथ मिलकर BPRND और पुलिस विज्ञान कांग्रेस ने आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, एक प्रकार से कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, पुलिस, CAPF और स्टेट्स की रिजर्व पुलिस मिलाकर मैंने एक बड़ा अंदाज लगाया था, ये 10 करोड़ का परिवार है। 10 करोड़ लोगों का, जो देश के आपराधिक न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है। 10 करोड़ लोग हैं। अब 10 करोड़ लोगों को आगे कैसे बढ़ना, इसका चिंता ये 250 लोगों ने करनी है। मैं आप पर बोझ नहीं डाल रहा, आपकी जिम्मेदारी का एहसास कराता हूं, और ये हमारी भूमिका होनी चाहिए। मगर इसको बोझ मत समझिए। चिंतन कणिका जो होती है, इसने हमारे भूतकाल में एक ही चिंतन कणिका के बिंदु ने इस दुनिया को उपनिषद दिए। हर उपनिषद का मूल उद्भव एक चिंतन कणिका से हुआ है, और जिन उपनिषदों को आज पूरी दुनिया मानव विकास, पृथ्वी का संरक्षण और समावेशी स्वभाव, इसके लिए मूल चिंतन मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। इसके हर उपनिषद की उद्भव एक ही चिंतन कणिका है। तो चिंतन का एक कण, इसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो 250 लोगों ने कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। चर्चा और समावेशी कार्य पद्धति से 250 लोग पूरा देश बदल सकते हैं। और मेरा आग्रह है कि हमारी पुलिस विज्ञान सम्मेलन का आने वाले 10 साल का एक रोड मैप बने। हम क्या क्या परिवर्तन, क्योंकि कोई भी परिवर्तन थोपा नहीं जाता है, धीरे धीरे करना पड़ता है। इसका ईयरली रिव्यू, 5 ईयरली रिव्यू, फिर 5 साल के बाद फिर से इसका प्लानिंग, और 10 साल में हम गंतव्य स्थान पर पहुंचे। इस तरह का एक रोड मैप BPRND ने बनाना चाहिए, तो ही BPRND और एक पुलिस विज्ञान सम्मेलन अपने आप में सफल माना जाएगा। और मैं आज जो आप लोगों के सामने मेरे विचार रख रहा हूं, वो 3 सम्मेलन में जाकर 4थे सम्मेलन में करता हूं। मैं गंभीरता से इसका अध्ययन करने के बाद आपके सामने रखता हूं। लगभग 100 से 150 लोगों से मैंने चर्चा भी की है ये 5 सालों में, और धैर्यपूर्वक मेरे घर में जो डेटा संग्रहित करने वाला कंप्यूटर है, इसमें काफी सारे इकट्ठा कर मैंने स्वयं इसमें से कुछ बिंदु निकालकर आप लोगों के सामने रखे हैं। मैं आशा करता हूं कि एक नए क्लेवर के साथ, नए उद्देश्यों के साथ, नए लक्ष्यों के साथ पुलिस विज्ञान सम्मेलन अगला हो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जरूर आऊंगा, परंतु आप लोग रोड मैप के साथ आइए,
ऐसा मेरा आपसे विनंती है, आग्रह है। और आप सभी ने अब तक 50 साल में जो काम किया है, 50 सम्मेलनों में, वो एक प्रकार से देश की काफी सारी समस्याओं का निवारण करने वाला रहा है। इसलिए पूरी ये प्रक्रिया को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देकर हमारी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में उन्होंने कहा कि जो पुलिस है उस पर काफी अहम जिम्मेदारियां हैं।